कहानी की शुरुआत होती है बहुत पुराने जमाने के कोरिया से। जब जापान ने कोरिया की जमीन पर हमला बोल दिया था, उस दौर में वहां जोसन नाम का एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था जो अपने उत्तरी हिस्से में एक बड़े संकट से गुजर रहा था। इसी वजह से पूरे राज्य के बहुत से लोग एक बड़ी नदी के किनारे आकर बसने लगे थे। इनमें एक खास कबीला था जिसे जरचन कहा जाता था, और वहां पर एक पुरानी कहावत मशहूर थी कि अगर 10,000 जरचन एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें हराना नामुमकिन हो जाएगा। वक्त गुजरने के साथ ये पूरा कबीला दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा जो चीन की तरफ चला गया था वो अब पजोवी जरचन के नाम से पहचाना जाने लगा, और उन पर जोसन राज्य के सिपाहियों की सख्त नजर रखी जाती है। दूसरा हिस्सा जो जोसन में ही रहा वो अपने राजा के प्रति बहुत वफादार था, फिर भी वहां के आम लोग उन्हें कभी अपने में से नहीं मानते थे और उनसे नफरत करते थे। यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है, जहां हमें एक कम उम्र लड़की मिलती है जिसका नाम आशिन है। आशिन एक अंधेरी गुफा में जाती है जिसकी दीवारों पर बहुत पुराने जमाने के चित्र बने हुए हैं। इन्हीं चित्रों में एक जगह पर उसे एक बहुत अजीब सा फूल दिखाई देता है। फिर हमें जंगल का एक नजारा दिखाया जाता है जहां एक हिरण आराम से हरी हरी घास चर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक अजीब से पौधे पर पड़ती है जिसकी पत्तियां बाकी सबसे बिल्कुल अलग होती हैं। वो हिरण उस पौधे को अपने मुंह में ले लेता है और आगे बढ़ जाता है, मगर थोड़ी दूर जाकर वो अचानक तड़प तड़प कर वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ देर तक वो हिरण बिल्कुल बेजान पड़ा रहता है, मगर फिर अचानक उसकी आंखें दोबारा खुल जाती हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि अब उसकी आंखें पहले जैसी नहीं बल्कि पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं और उनमें कोई जान नहीं दिखती। वो एक अजीब सी चाल से चलने लगता है और झाड़ियों की तरफ बढ़ता है। तभी वहां छुपे एक भूखे शेर की नजर उस पर पड़ती है। वो शेर हिरण पर टूट पड़ता है और उसका मांस खाने लगता है। थोड़ी ही देर में वो शेर भी बिल्कुल हिरण जैसा सफेद आंखों वाला दैत्य बन जाता है। आशिन गुफा की दीवारों पर बने चित्रों में यही सारी कहानी अपनी आंखों से देख रही होती है, और उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है कि इस अजीब पौधे की मदद से किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। इसी बीच जंगल की सरहद पर जोसन राज्य के सिपाही निगरानी कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक जगह पर 15 से भी ज्यादा लाशों का ढेर मिलता है। इस खबर पर उनका कमांडर मिनची रोक वहां पहुंच जाता है और हर लाश को बड़े ध्यान से देखता है। कमांडर देखता है कि इन सब लाशों के हाथ पर एक खास तरह का निशान बना हुआ है, और उसे एक लाश के हाथ से एक मोती भी मिलता है। फिर उसकी नजर एक ऐसे तीर पर पड़ती है जिसमें पंख लगे हुए हैं। इस तीर को देखते ही वो समझ जाता है कि ये सब काम किसका हो सकता है। तभी एक सिपाही आकर बताता है कि ये सारे मरे हुए लोग उसी पजोवी जरचन कबीले से हैं और उनकी मौत की खबर आग की तरह हर तरफ फैल चुकी है। ये सुनकर कमांडर अपने आदमियों को पास के एक गांव की तरफ बढ़ने का हुक्म देता है। उधर उस गांव में हमें एक बूढ़ा शख्स ताहब दिखाई देता है जो एक अमीर औरत को मांस काट कर दे रहा होता है। ताहब असल में हमारी असली किरदार आशिन के दादा हैं। जब उस औरत का नौकर मांस उठाकर चलने लगता है तो उसका पैर फिसल जाता है और ताहब को उसे संभालना पड़ता है। ये देखकर वो घमंडी औरत गुस्से में आ जाती है और एक बड़ी बेइज्जती करते हुए ताहब पर थूक देती है और मांस का टुकड़ा जमीन पर फेंक कर वहां से चली जाती है। ताहब चुपचाप जमीन पर पड़े उस मांस के टुकड़े को उठाता है और आसपास मौजूद अपने कबीले के बाकी लोगों के साथ बांटकर खाने लगता है। ठीक तभी वहां आशिन आती है और उसके जूतों पर बहुत गंदी कीचड़ लगी हुई है। असल में आशिन की माँ की तबीयत बहुत खराब है और उनके छोटे कबीले का होने की वजह से कोई भी अच्छा हकीम उनके गांव में नहीं आता। इसीलिए आशिन खुद अपनी माँ के लिए जंगल में एक बहुत खास पौधा ढूंढने चली गई थी जो शायद उसकी माँ को नई जिंदगी दे सके। जब उसके दादा उसे मना करते हुए पूछते हैं कि वो अकेली जंगल क्यों गई थी, तो आशिन उन्हें बताती है कि उस जंगल में जिनसेन नाम का एक खास पौधा है जिसके बारे में सारे लोग बात करते हैं, क्योंकि उसकी मदद से मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। ये सुनते ही उसके दादा का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो उसे समझाते हैं कि उस पौधे को लाना तो दूर, उसकी तलाश करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर पकड़े गए तो पूरे कबीले को इसकी बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। थोड़ी देर बाद वहां कमांडर मिनची रोक अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है और उसे देखकर सारे गांव वाले अपने सर झुका लेते हैं। मगर तब हमें कमांडर और ताहब का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। दरअसल ताहब कमांडर को छुप छुप कर तोहफे देता रहता है ताकि किसी दिन उसका कबीला यहाँ से निकलकर बड़े शहर में जाकर बस सके। तभी कमांडर उसे एक बहुत बुरी खबर सुनाता है कि 15 जरचन जो जंगल की तरफ गए थे वो सब नदी के किनारे मारे जा चुके हैं। ताहब घबराकर पूछता है कि आखिर ये करतूत किसकी हो सकती है। कमांडर उसे एक अजीब सा फैसला सुनाता है और कहता है कि पूरे गांव में ये बात फैला दो कि उन सबको किसी जंगली शेर ने अपना शिकार बनाया था।
दरअसल ये सरासर एक बहुत बड़ा झूठ है, मगर ताहब को ये सब मानना पड़ेगा, क्योंकि उसका सपना है कि किसी तरह उसके कबीले को सरकारी मान्यता मिल जाए और वो इज्जत की जिंदगी जी सके। कमांडर उसे यकीन दिलाता है कि बहुत जल्दी ही उसका सपना पूरा हो जाएगा। इसके बाद कमांडर मिनचिरोक चुपके से चोक लैंड के एक ऊंचे मेंबर जुबियोम से मिलने जाता है। असल में जुबियोम ने ही उन 15 पजोवी जरचन को अपने हाथों से मारा था, इसीलिए कमांडर उसका सामना करने आया है। वो उसके सामने वही मोती रख देता है जो उसे लाश के हाथ से मिला था और साफ बता देता है कि ये उसी की टोपी का ही मोती है। फिर उसे कड़ी चेतावनी देता है कि अगर उसकी वजह से इस राज्य पर दोबारा कोई मुसीबत आई तो वो भूल जाएगा कि वो चौक लैंड का ऊंचा मेंबर है। कमांडर वहां से सीधा अपने राज्य लौटता है, जहां सारी लाशें एक जगह पर इकट्ठा की गई हैं। तभी एक सिपाही एक बहुत बड़ी बात कहता है कि इन सब की खाल पर जानवरों के दांतों के निशान तो हैं, मगर ये निशान इनकी मौत के बाद बनाए गए हैं, क्योंकि इन्हें असल में तो किसी इंसान ने ही मारा है। कमांडर बड़ी ठंडे तरीके से जवाब देता है कि उसे ये बात पहले से मालूम है, मगर अगर ये सच पजोवी कबीले तक पहुंच गया तो जोसन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और जापान भी इसका फायदा उठा सकता है। इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि पजोवी कबीले के लड़ाके बड़ी बेरहमी से पूरे के पूरे गांव को बिना किसी वजह के तबाह कर रहे हैं और सारी लाशों को आग के हवाले कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशिन को अपने दादा का ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं लगता कि गांव में शेर वाला झूठ फैलाया जाए, मगर उसके दादा उसकी एक न सुनते हुए ये काम करने चले जाते हैं। अगली सुबह आशिन की माँ की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और एक औरत कहती है कि उन्हें फौरन एक अच्छे हकीम की जरूरत है। आशिन जानती है कि उनके गांव में कोई हकीम नहीं आएगा, इसलिए वो अपनी छोटी बहन को अपनी माँ और भाई बहनों का पूरा ख्याल रखने की बात कहकर वहां से निकल जाती है। इसी बीच उसके दादा दूसरे गांव में जाकर सबको शेर वाली झूठी कहानी सुना रहे होते हैं। तभी वहां एक शख्स उन पर हंसने लगता है और कड़े तरीके से पूछता है कि क्या ये सचमुच सच है। वो चेतावनी देता है कि अगर ये कहानी झूठ निकली तो वो उन्हें ढूंढ कर मार डालेगा। दरअसल ये वही आदमी है जिसके अपने लोग जुबियोम के हाथों मारे गए थे। उधर आशिन एक बार फिर से उस जिनसेन पौधे की तलाश में जंगल की उसी गुफा में पहुंच जाती है और दीवारों पर बने चित्रों को बहुत ध्यान से देखती है। वहां उसे वो अजीब पौधा भी मिल जाता है, मगर दीवार पर एक सख्त चेतावनी भी लिखी होती है कि अगर तुमने किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा किया तो तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बीच कमांडर बहुत से सिपाहियों और कुछ गांव वालों को साथ लेकर उसी जंगल में उसी शेर को खत्म करने के लिए रवाना हो जाता है। ये पूरी योजना असल में कमांडर की एक बहुत गहरी चाल है। वो कुछ गांव वालों को जंगल में शेर के पैरों के निशान ढूंढने के लिए भेजना चाहता है और मौका मिलते ही वहीं उन गांव वालों को खत्म कर देना चाहता है। इन गांव वालों में पजोवी कबीले के भी कुछ लोग शामिल हैं, जिसकी कमांडर को कोई खबर नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्हें शेर के ताजा निशान मिल जाते हैं, मगर एक शिकारी बोलता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि शेर को ढोल की आवाज पसंद नहीं है। फिर भी वो भाग नहीं रहा, बल्कि उनकी तरफ ही बढ़ता आ रहा है। तभी उन्हें शेर के गुर्राने की एक भयानक आवाज सुनाई देती है और सब लोग एकदम खामोश हो जाते हैं। अगले ही पल वो सफेद आंखों वाला दैत्य शेर उनके सामने आ जाता है और एक एक करके सबको अपना शिकार बनाने लगता है। ये वही शेर है जिसने हिरन का मांस खाकर उसकी बीमारी अपने बदन में ले ली थी। कमांडर अपने शिकारियों को पीछे हटने का हुक्म देता है और कहता है कि आगे का मामला वो खुद संभाल लेगा। कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, मगर पजोवी कबीले वाले लोग उलटा आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ शक हो चुका है। कमांडर उस शेर का पीछा करते हुए एक बड़े घास के मैदान में पहुंच जाता है और पजोवी कबीले वाले भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। कमांडर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी एक बात भी नहीं सुनते और बढ़ते चले जाते हैं। तभी वो शेर उन पर टूट पड़ता है, मगर कमांडर उस पर एक जोरदार भाला फेंककर उसे वहीं ढेर कर देता है। इसके बाद पजोवी कबीले का एक सिपाही आगे बढ़ता है और शेर का पेट फाड़ देता है और उसमें से लाल खून की जगह एक बहुत गहरा काला खून बाहर बहने लगता है। इससे साफ हो जाता है कि ये शेर तो पहले से ही किसी अजीब बीमारी से मरा हुआ था। वो सिपाही तेज आवाज में कहता है कि अगर उनके लोगों को इसी शेर ने मारा था तो फिर उनकी हड्डियां इसके पेट में क्यों नहीं मिली। आखिर कमांडर के पास कोई जवाब नहीं बचता और वो कह देता है कि उनके कुछ लोग उसके इलाके में गलती से घुस आए थे, मगर सिर्फ इसी वजह से पूरे राज्य को इल्जाम देना ठीक नहीं है। वो सिपाही गुस्से में एक बड़ा वादा करके वहां से चला जाता है कि इसका पूरा बदला जरूर लिया जाएगा। इधर आशिन वो अजीब फूल अपने साथ लेकर वापस अपने घर की तरफ लौट रही होती है। रास्ते में उसे पजोवी कबीले का एक सिपाही मरा हुआ दिखाई देता है, जिसके बदन में वही पंख लगा हुआ तीर घुसा हुआ है। दूसरी तरफ आशिन के गांव में उसकी बहन बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक उसे आसमान से आती हुई तीरों की एक बरसात दिखती है।
इसका सीधा मतलब ये है कि पजोवी कबीले वालों ने बदला लेने के लिए उनके पूरे गांव पर हमला बोल दिया है और सब कुछ मिटा देने के इरादे से आ धमके हैं। वो पजोवी लड़ाके बहुत बेरहमी से एक एक करके सारे गांव वालों को खत्म कर देते हैं, जिनमें आशिन के अपने माँ पिता, भाई और छोटी बहन सब शामिल हैं। जब आशिन अपने गांव पहुंचती है तो उसकी आंखों के सामने एक भयानक मंजर है। पूरा गांव जलकर राख हो चुका है और एक जगह उसके परिवार की और सारे गांव वालों की लाशें एक साथ लटकाई गई हैं। ये मंजर देखकर आशिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर उसके अंदर एक बहुत गहरी आग भड़क उठती है। वो सीधा कमांडर के पास दूसरे राज्य में जा पहुंचती है और उससे पूछती है कि आखिर उसके परिवार और गांव वालों पर पजोवी कबीले ने हमला क्यों किया। वो कमांडर से गुजारिश करती है कि वो उसके लोगों का बदला ले। कमांडर उसे तसल्ली देता है और कहता है कि अब से उसकी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी उसकी अपनी है। फिर वो आशिन को एक बहुत खराब हालत के अस्तबल में रहने के लिए भेज देता है, जहां रात की ठंडी हवाओं से वो पूरी रात सो भी नहीं पाती और अपने साथ हुए सारे जुल्मों की याद में रोती रहती है। वो पूरी रात अपने अंदर बदले की एक बहुत बड़ी कसम खा लेती है। अगले दिन से आशिन उस अस्तबल के जानवरों की देखभाल करने लगती है और सारे सिपाहियों के कपड़े धोती है। इन सब कामों के बाद वो हर रोज छुपकर तीर चलाने की सख्त ट्रेनिंग करती है। एक दिन जंगल में तीर की मशक करते वक्त वो एक हिरण का पीछा करती है, मगर उसी वक्त एक जंगली सुअर उस पर हमला कर देता है। वो बड़ी फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ जाती है और वहीं से एक जोरदार वार करके सुअर को खत्म कर देती है। वक्त तेजी से बीत जाता है और अब आशिन एक बहादुर नौजवान लड़की बन चुकी है। एक दिन जब वो अपने अस्तबल लौटती है तो एक सिपाही उसे परेशान करने लगता है और उसके साथ बुरा बर्ताव करता है, मगर आशिन बिजली की तेजी से अपना चाकू निकालती है और उसकी गर्दन पर रख देती है और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देती है। वो सिपाही जाते जाते धमकी देता है कि उसने एक सिपाही की जान लेने की कोशिश की है और अब वो बच नहीं पाएगी, मगर आशिन उसकी धमकी से बिल्कुल नहीं डरती। इस पूरे वक्त कमांडर ने आशिन को पजोवी जरचन कबीले पर छुपकर नजर रखने का काम सौंपा हुआ है, क्योंकि जापान कभी भी जोसन पर हमला बोल सकता है। एक दिन आशिन नाव के जरिए पजोवी कबीले के इलाके में पहुंच जाती है। वो चुपचाप उनके एक अस्तबल में घुसती है, जहां का मंजर देखकर उसके पैर वहीं जम जाते हैं। वहां एक सिपाही किसी बूढ़े शख्स पर बहुत जुल्म कर रहा है और उसका मुंह खोलकर उसमें जबरदस्ती खाना डाल रहा है। जब वो सिपाही चला जाता है तो आशिन उस बूढ़े के करीब जाती है। पास जाकर देखने पर आशिन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बूढ़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके अपने दादा ताहब हैं, जिनकी दोनों उंगलियां कट चुकी हैं, मगर वो अभी भी किसी तरह जिंदा हैं। दरअसल पजोवी कबीले वालों ने किसी और की लाश पर उसके दादा का लॉकेट लटका दिया था और उन्हें धोखे से अपने साथ ले आए थे, क्योंकि उनकी नजर में उसके दादा ने उन्हें धोखा दिया था और उन पर बहुत जुल्म ढाए गए थे। अपने प्यारे दादा की ये टूटी हुई हालत देखकर आशिन फूट फूट कर रो पड़ती है। वो उन्हें उनकी जंजीरों से आजाद कराने की कोशिश करती है, मगर उसके दादा बहुत तड़प रहे होते हैं और आंखों में आंसू लिए उससे भीख मांगते हैं कि वो उन्हें इसी वक्त इस दर्द से आजाद कर दे, बहुत ना चाहते हुए भी। और मजबूरी में आशिन अपने ही दादा की जान अपने हाथों से लेती है और उनके तड़पते दर्द को खत्म कर देती है। इसके बाद वो पूरे कैंप में आग लगा देती है और वहां से चुपचाप निकल जाती है। जब वो अपने इलाके में वापस पहुंचती है तो उसे पजोवी के लड़ाके जंग की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। आशिन की तेज नजर उनके हाथों में पकड़े तीरों पर पड़ती है और उसे एक बहुत जरूरी बात याद आती है कि ये पंख वाले तीर तो उसने पहले भी देखे थे। असल में जब वो जिनसेन पौधा लेकर घर लौट रही थी, तब जो सिपाही उसे रास्ते में मरा हुआ मिला था, उसे भी बिल्कुल इसी तरह के तीर से मारा गया था। ये देखकर उसके अंदर एक बड़ा शक जाग उठता है और वो सीधा कमांडर के दफ्तर में पहुंच जाती है और वहां का ताला तोड़कर सारे जरूरी कागजात पढ़ने लगती है। उन कागजों को पढ़ने के बाद आशिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। असल में पजोवी कबीला बदला लेना चाहता था और कभी भी कमांडर के इलाके पर हमला बोल सकता था। इसीलिए कमांडर ने चालाकी से आशिन के अपने गांव को उनका निशाना बनाया था और उस मरे हुए शेर को मारने के दौरान अपने आदमी से पजोवी वालों को उसके दादा का दिया हुआ तोहफा दिलवा दिया था, ताकि उनकी सारी नफरत उसके दादा और गांव वालों पर आ जाए। पूरी सच्चाई जानने के बाद आशिन के अंदर एक बहुत भयानक आग भड़क उठती है। वो सीधा अपने अस्तबल पहुंचती है, जहां उसे वही पुराना सिपाही दोबारा आते हुए दिखता है। आशिन कोई देर नहीं करती और उसे ही अपने बदले का पहला निशाना बनाती है और वहीं मार डालती है। फिर वो अपनी असली चाल चलती है और उस जिनसेन वाले फूल का इस्तेमाल करके उसे दोबारा जिंदा कर देती है, मगर अब वो पहले जैसा इंसान नहीं बल्कि एक दैत्य बनकर
सुनकर उठ खड़ा होता है। वो जिंदा हुआ दैत्य सिपाही सीधे अपने ही साथियों पर टूट पड़ता है और उन्हें अपनी भूख का शिकार बनाने लगता है। पूरे कैंप में हड़कंप मच जाता है और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। आशिन एक एक करके सबको मार डालती है और फिर उसी फूल की मदद से उन सबको दोबारा उन्हीं भूखे दैत्यों में बदल देती है। अब ये सारे दैत्य एक दूसरे को अपना शिकार बनाने लगते हैं और खून का एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो जाता है जिसमें कोई भी इंसान बचना मुमकिन नहीं दिखता। इसी बीच कमांडर का खास सलाहकार एक जगह पर रुकता है जहां उसे एक मरा हुआ इंसान दिखाई देता है और उसके पास से उसे वही अजीब फूल भी मिल जाता है। इसे देखकर उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी वो मरा हुआ इंसान अचानक उठ खड़ा होता है और उस पर टूट पड़ता है, मगर सलाहकार किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। वो दैत्यों से बचता हुआ एक घर में घुसने की कोशिश करता है कि तभी एक तीर उसके करीब से गुजरता है और वो चौंक कर ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर छत पर आशिन खड़ी होती है और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वो सलाहकार को अपने तीर से मार गिराती है। जितने भी सिपाही अभी बचे हुए होते हैं, आशिन उन्हें एक एक करके अपने तीरों से खत्म करती जाती है। तभी उनमें से एक सिपाही उससे रहम की भीख मांगता है, मगर आशिन उसकी बात नहीं सुनती और उसके हाथ में एक तीर मारती है जिससे वो ऊंची जगह पर लटक जाता है और दर्द से चीखने लगता है। उसकी उन चीखों को सुनकर सारे दैत्य उसे खाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब सारे दैत्य नीचे इकट्ठा हो जाते हैं तो आशिन बड़ी ठंडे दिमाग से उन सब पर शराब उड़ेल देती है और फिर एक जलती हुई मशाल फेंक कर उन्हें आग के हवाले कर देती है। एक ही झटके में उसका बदला उन सारे सिपाहियों से पूरा हो जाता है। अगली सुबह वो एक अलग घर में जाती है जहां उसने पहले से एक इंसान को बंद करके रखा हुआ है। वो शख्स उससे अपनी जान की भीख मांगता है, मगर आशिन उसे एक बड़ी बोरी में बंद कर देती है और घसीटती हुई अपने पुराने गांव की तरफ ले जाती है। अपने पुराने गांव पहुंचकर आशिन को एक बहुत खूबसूरत नजारा दिखाई देता है जहां उसे अपने सारे बचपन के लोग वैसे ही खड़े नजर आते हैं। जब वो अपने घर के अंदर जाती है तो उसे उसका पूरा परिवार वहीं मौजूद दिखाई देता है और सामने एक मरा हुआ हिरण भी रखा है। मगर ये सब उसकी अपनी सोच की एक तस्वीर है, क्योंकि हकीकत में वो पूरी जगह वीरान पड़ी है और वहां मौत का सन्नाटा है। वो चलती हुई अंदर जाती है और अपने ख्याली परिवार से कहती है कि आज भी सब ने बहुत देर से खाना नहीं खाया। वो अपने आंसू पीते हुए कहती है कि उसने अपने परिवार को कभी भी अच्छा खाना नहीं खिलाया, इसलिए आज से वो सबको सबसे बढ़िया खाना देगी। और वो उस बोरी में बंद इंसान को अपने परिवार के आगे रख देती है। उसका पूरा दैत्य बन चुका परिवार उस बेचारे इंसान पर टूट पड़ता है और उसे नोच नोच कर खाने लगता है। ये मंजर देखकर आशिन के अंदर एक ठंडक सी उतर आती है और उसका कलेजा हल्का हो जाता है। आशिन बड़ी ठंडी आवाज में अपने परिवार से एक बहुत बड़ा वादा करती है कि जिस दिन वो उस पूरे पजोवी कबीले को खत्म कर देगी, उस दिन वो भी उन्हीं जैसी दैत्य बन जाएगी और उन्हीं में शामिल हो जाएगी। वो अपनी नाव पर बैठती है और सीधा जापान की तरफ रवाना हो जाती है, क्योंकि उसे अपने बदले की योजना को पूरा करने के लिए एक बड़ी ताकत का साथ चाहिए। वहाँ वो जापान के राजा के शाही हकीम से मिलती है और उसे उस अजीब जिनसेन फूल के बारे में सारी बातें खोलकर बताती हैं। आशिन शाही हकीम को बताती है कि इस फूल की मदद से जापान अपने सारे दुश्मनों से बड़ी आसानी से बदला ले सकता है और उन्हें अपने पैरों तले कुचल सकता है। हकीम को यकीन नहीं होता और वो उससे पूछता है कि क्या ये पौधा सचमुच मुर्दों को दोबारा जिंदा कर सकता है। आशिन बड़े यकीन से जवाब देती है कि हाँ, ये मुर्दों को जिंदा कर सकता है, मगर इसका सही तरीका जानना बहुत जरूरी है, वरना ये पौधा किसी काम का नहीं रहेगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और बहुत जानें जा सकती हैं। आशिन उसे पूरा तरीका बताती है कि लाश के सड़ने से पहले इस पौधे को अच्छी तरह पीसना होगा और उसका रस एक सुई में भरना होगा। फिर उस लाश के सिर पर एक छोटा सा चीरा लगाकर उस सुई को सिर के अंदर रखना होगा, तभी वो मरा हुआ शख्स कुछ ही देर में दोबारा जिंदा हो जाएगा। हकीम ये सारी बात बहुत ध्यान से सुनता है और अपने जहन में उतार लेता है। ये पूरी बातचीत जोसन और जापान दोनों की तकदीर पर एक बहुत गहरा असर डालने वाली है और एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत बन जाएगी। जापान से वापस लौटकर आशिन एक बड़े खाली मैदान में खड़ी होती है। उसके हाथ में उसका पुराना धनुष है और उसके तरकश में तेज धार वाले तीर तैयार हैं। दूर से उसे कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर आते दिखाई देते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वही पजोवी जरचन के लड़ाके हैं जिनसे उसका बरसों पुराना बदला बाकी है। उन्हें देखकर वो अपने कंधे से धनुष उतारती है और एक तीर उस पर चढ़ाती है। वो घोड़े सवार तेजी से उसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं और उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि सामने खड़ी अकेली लड़की उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है। आशिन बड़ी ठंडक से अपना पहला निशाना साधती है। वो तीर सीधा उसके हरीफ के दिल में जा उतरता है और उन्हें समझ आ जाता है कि आज उनका सामना किसी आम लड़की से नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।